अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर शाज़िया सरदार आपको एजुकेशनल बूंस वेबसाइट पे तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फर्स्ट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि केमिस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते और ना ही फुल बुक वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एजुकेशनल बूंस वेबसाइट पे डियर स्टूडेंट्स आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। यहाँ पे हर केमिस्ट्री इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट और सेकंड के हर चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस अवेलेबल है। इसमें वो तमाम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं विद आंसर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 95% चांस यही है कि एग्ज़ामिनर यहाँ से यही सिलेबस बार बार एग्ज़ामिनेशन बनाने के लिए या पेपर बनाने के लिए उठाता है बार बार। तो हमने तमाम वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट MCQs एंड लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर्स यहाँ पे आपके लिए जो है अवेलेबल कर दिए हैं या आपको पहुंचा दिए हैं, जो कि आप प्रिपेयर करके आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो वक्त ज़ाय किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का जो है फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम यहाँ पे विद आंसर्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 20 MCQs यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे नीचे इनके MCQs के आंसर्स भी दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वक्त कम होने की वजह से हम आपको 1 बाय 1 MCQs एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से इनके आंसर देख के ये इम्पोर्टेंट MCQs जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला या कोई परेशानी पेश आती है किसी MCQs पे, डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारी वेबसाइट पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। तो पहला है जो हमारा पार्ट है इम्पोर्टेंट, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामिनर बार बार यही जो है शॉर्ट क्वेश्चन उठाता है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, हाउ डू मैनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो कहता है कि हमारी सराउंडिंग में जितने भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब ये है कि हमारी सराउंडिंग में जितने भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे होते हैं तो उनमें यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। तो हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में ऑक्सीजन जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जबकि बाकी जो है रिएक्टेंट्स जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहते हैं वो लिसर अमाउंट में यानी कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ ज़्यादा मकदार में हो उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस सब्सटेंस कहते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। और जो बाकी सब्सटेंस होते हैं या रिएक्टेंट्स होते हैं वो कम मकदार में होते हैं, इसलिए हम उनको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हैं
पेट्रोल बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। इसमें जो है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो एक्सेस अमाउंट में है, लिहाजा उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे, और पेट्रोल जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और इस तरह सेकंड एग्जांपल में है बर्निंग ऑफ कोल टू फॉर्म CO2 इन दिस कोल इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि जो कोल होगा वो लिमिटिंग या कम मिकदार में प्रेजेंट होगा और ऑक्सीजन जो होगी एक्सेस अमाउंट में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ डू नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज़ मास ऑफ 20.18 AMU। AMU जो है हमारे पास एटॉमिक मास का यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। वो कहता है कोई भी इंडिविजुअल नियोन एटम जो है उसका मास 20.18 AMU क्यों नहीं होता। तो स्टूडेंट्स हमें पता है नियोन के पास जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास होता है 20, 21 एंड 22, और उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है 90.92%, 0.26% एंड 8.82%, ठीक है। और अगर हम इनका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियोन जो है यानी कि एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास जो आता है वो होता है 20.18 AMU। यानी कि ये जो है रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह से निकालते हैं, उनके जो एटॉमिक मास है उनको जो उनकी रिलेटिव अबंडेंस होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हर एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप करते हैं और फिर 100 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 20.18 AMU। यानी कि ये जो 20.18 AMU आया है वो तीनों आइसोटोप्स के को सम अप करके उनको 100 पे डिवाइड करने से आया है, ना कि किसी एक आइसोटोप का है। इसी वजह से किसी भी इंडिविजुअल नियोन एटम का जो है एटॉमिक मास जो है 20.18 AMU नहीं होता, क्योंकि ये रिलेटिव एटॉमिक मास होता है जो कि तीनों आइसोटोप्स का एवरेज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू N2 एंड CO हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो कहता है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड CO जो है उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्यों बराबर होती है। तो हमें पता है जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। हमें पता है कि एक नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है, लिहाजा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, यानी कि 7 के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप अगर N2 मालिक्यूल यानी कि 2 नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद को सम आप करेंगे तो 7 + 7 आएगा 14, ठीक है। और इसी तरह प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 एटम में होंगे 7 और दूसरे एटम में भी 7, तो इनको सम अप करेंगे आएगा आंसर 14। एंड इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 7 + 7 होंगे 14 के इक्वल आएंगे। और दूसरी तरफ अगर देखें CO में तो हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, यानी उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है 6 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 8 होता है सॉरी 8 होता है। तो एक कार्बन एटम का जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, दूसरे जो है ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 8 होंगे, दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16, ठीक है। 8 + 6 = 14 सॉरी। और इसी तरह जो है नंबर ऑफ़ जो है प्रोटॉन जो कार्बन में होंगे वो होंगे 6 होंगे, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन 8 होंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14। और इसी तरह न्यूट्रॉन भी कार्बन में 6 होंगे और ऑक्सीजन में 8 होंगे, तो उनको आपस में सम अप करेंगे तो 14 इस तरह, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन CO में भी 14 आ रहे हैं। और इसी तरह N2 के मालिक्यूल में यही वजह है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की एंड न्यूट्रॉन की जो है
नंबरिंग जो है बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेड ड्यूरिंग स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, वो कहता है कि स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्यों ओबे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो है ना तो किसी भी एलिमेंट का या किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, बल्कि बराबर रहता है, यानी कि ना एनर्जी लॉस होती है ना गेन होती है, बल्कि कांस्टेंट रहती है। उससे हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अब मास की है, यानी कि इनके मासेस चेंज नहीं होते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चेंज नहीं होते, तो इसे लिहाजा हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के दौरान ये जो है लॉ क्यों ओबे होता है। स्टोइशियोमेट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो कि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बिटवीन बताती है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मिकदार किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सेम होती है, ये हमें स्टोइशियोमेट्री बताती है। ठीक है, अब कोई भी केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम हैं, तो उनके जो है मैसेज भी सेम रहेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। ठीक है, रिएक्शन बिफोर रिएक्शन एंड बिफोर आफ्टर रिएक्शन दोनों के मैसेज जो है सेम रहते हैं, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं और चेंज नहीं होते। इसी वजह से ये लॉ जो है इस स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन में ओबे करता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमें पता है किसी भी मॉलिक्यूल में से जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या गेन होता है, यानी कि या एंटर करता है या बाहर खारिज होता है, तो वो आयन में चेंज हो जाता है। अब ये आयन बनता किस तरह है, इसकी जनरेशन के हवाले से हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एज अल्फ़ा पार्टिकल और एक्स रेज थ्रू अ गैस, यानी किसी भी गैस में से अगर अल्फ़ा पार्टिकल या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को गैस में से नॉक आउट कर देती है। ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन थियोरेटिकल यील्ड। वो कहता है एक्चुअल यील्ड थियोरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअल यील्ड क्या होती है। एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो होती है जब भी कोई रिएक्शन अकर हो रहा होता है तो रिएक्टेंट्स जितने प्रोडक्ट बनाते हैं उन प्रोडक्ट की जो है यील्ड को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। ठीक है, और फिर थ्योरेटिकल यील्ड होती है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में या एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास यील्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंट करके हम यील्ड निकालते हैं, वो होती है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, वो कहता है एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है। चलो आइए हम देखते हैं इसकी क्या वजूहत होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी 3 वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड कम आती है इसका थ्योरेटिकल यील्ड से। सबसे पहली है मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग एंड क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ये वो प्रोसेस हैं जो कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान करते हैं। इन तमाम जो है प्रोसेस की वजह से भी हमारे पास जो प्रोडक्ट की तादाद है वो कम हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट की तादाद कम होने की वजह से भी एक्चुअल यील्ड पे भी फ़र्क आता है, यानी कि वो भी लेस हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन और रिवर्सिबल, यानी कि रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बनाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में और फिर वही प्रोडक्ट जो है मिलके दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। इस वजह से भी कुछ जो है प्रोडक्ट की मिकदार में जो है कमी आ जाती है, यानी कि प्रोडक्ट मिलके दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही होती है। और थर्ड है साइड रिएक्शन टेक प्लेस विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि
कुछ ऐसे अननेसेसरी रिएक्शन जो है वो हमारे पास रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं या टेक प्लेस या अक्कर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार में कमी आ जाती है और जो है एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, Mg एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। वो कहता है मैग्नीशियम एटम जो है कार्बन एटम से क्यों ट्वाइसली हैवियर है, यानी इसका आंसर है द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 20 ग्राम पर मोल विच इज़ ट्वाइस हैवियर इन मास एज कंपेयर टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज़ 12 ग्राम पर मोल। यानी हमें पता है स्टूडेंट्स के मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। जबकि जो कार्बन एटम है उसका जो है एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर मोल। तो यानी कि मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक मास वो ट्वाइस है एज़ कंपेयर टू कार्बन के, जिसकी वजह से मैग्नीशियम एटम हैवियर हो जाता है, ट्वाइसली हैवियर हो जाता है एज़ कंपेयर टू कार्बन एटम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस। अब आइस जो हमें पता है वाटर से बनती है, तो हमें मैस दिया गया है इसका 10 ग्राम। मोलर मैस जो होता है हमारे पास आइस या वाटर का वो सेम है, यानी कि 18 ग्राम पर मोल होता है। और अब इसमें हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सेट कर लीजिएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules इन 10 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फाइंड किस तरह करते हैं, उसका फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मैस जो है वाटर या आइस का हमें ग्राम में दिया गया है 10 ग्राम, ठीक है। मोलर मैस वाटर का कितना है 18 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.31 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ मालिक्यूल, यानी कि 10 ग्राम आइस में इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोइशियोमेट्री एंड राइट इट्स अजम्पशन। स्टोइशियोमेट्री स्टूडेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो कि हमें बताती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान, यानी कि किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है वो स्टोइशियोमेट्री कहलाता है। और इसके अजम्पशन है ऑल रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड नो साइड रिएक्शन अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसका आंसर है जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स का एग्जैक्टिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो है कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट के इसेंशियल पार्ट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट है आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है। अब आयोनाइजेशन चैम्बर का जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर में काम क्या होता है, इसके नेम से भी जाहिर है कि आयोनाइजेशन चैम्बर जो है आयंस बनाने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे ही कोई हम गैस यानी कि गैस किसी भी एलिमेंट का सैंपल इस मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो है एंटर करते हैं और उस पर जो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सरे की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देते हैं। नॉक आउट इलेक्ट्रॉन को जैसे ही न्यूट्रल एटम में से करते हैं तो वो एटम जो है कन्वर्टेड इनटू आयंस, वो आयंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस और ये जो आयंस बनते हैं ना आइसोटॉप्स के, उनके मास जो है डिफरेंट होते हैं, यानी कि हमें पता है कि किसी भी
एलिमेंट या किसी भी एटम के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मास जो हैं डिफरेंट होते हैं। जैसा कि नियॉन का जो 3 आइसोटोप्स हैं, एक का एटॉमिक मास 20 है, दूसरे का 21 है एंड तीसरे का 22। और इस तरह इनके जो है जो आयंस बनेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर में, उनके जो है मासेस भी डिफरेंट आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, राइट डाउन द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। वो कहता है कि आइसोटोप को सेपरेट करने के कितने मेथड हैं। कुछ मेथड यहाँ पे दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, थर्ड है डिस्टिलेशन, फोर्थ अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज फ्यूज है, 5 पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड 6 पे है लेज़र सेपरेशन। ठीक है, ये वो तमाम मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड हाउ दे आर रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी भी नंबर ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जाहिर करता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जिस तरह के बेंजीन में जो है, बेंजीन में C6 यानी कि कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन के 6। इस तरह इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C6H6। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो है सिंपलेस्ट फार्मूला गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि ये जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर किसी भी एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स जो है प्रेजेंट है, ये उनके दरमियान एटॉमिक या नंबर रेशियो को शो करता है। ठीक है, स्मॉल होल नंबर रेशियो को शो करता है। जिस तरह कि मेरे पास है बेंजीन है, अब ऊपर वाली एग्जांपल में C6H6 है। ठीक है। अब यहाँ से हम 6 को कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा CH। ये जो CH यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो होगी ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म को भी जाहिर करता है। अब ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला वैसे C12H22O12 होता है और उसका जो है शॉर्ट फॉर्म लें यानी कि 12 वहाँ से कॉमन लें तो नेक्स्ट बचता है वो CH2O। ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है। इसमें अब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप जो है हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। अब एम्पिरिकल जो n क्या है, n जो है हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल, जो कि हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास को जब मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास पे, तो हमारे पास n की वैल्यू आती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड एंड हाउ द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड। कहता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जितने रिएक्टेंट दिए गए हैं सबसे पहले उनका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं, दूसरे स्टेप में जो है प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। फिर जो है अगर प्रोडक्ट कम हो यानी कि प्रोडक्ट जो है कम हो तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी कम आएंगे और वो एक्ट करेंगे एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लेस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रिएक्टेंट है जो कि कम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है और वो जो रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन को किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं। एफिशिएंसी जो है एक्चुअली परसेंटेज यील्ड होती है किसी भी रिएक्शन की। आप परसेंटेज यील्ड को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसको जो है एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है जो कि एफिशिएंसी होती है किसी भी रिएक्शन की। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 यानी 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन दैम। वो कहते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है 23 ग्राम एंड 238 ग्राम जो है ये सोडियम और यूरेनियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो सकते हैं और जबकि जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट में सेम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एटम में सेम होते हैं। जैसे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, और 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम का मतलब है 1 मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, इनके मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे लेकिन इनका मैसेज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हर एक एटम का हमें पता है एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इसी वजह से 1 मोल ऑफ ईच एटम या एलिमेंट हैज़ 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम, यानी कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम का अगर 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। और इसी तरह दोनों यूरेनियम और सोडियम के 1 मोल में जो है एटम्स होंगे वो होंगे 6.02 ज़रब 10⁻23। ठीक है, अब नेक्स्ट और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड दैट हैव सेम एम्पिरिकल एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कहता है वो कुछ वो कंपाउंड्स बताएं जिनका मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास है जी कंपाउंड्स हैं, सॉरी CH4 है, इसका एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला यही सेम है। NH3 हो गया, CCl4 हो गया एंड HCl। वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग नहीं है, 2-4 हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी डिटरमाइन द वेरियस स्टेप टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के कितने स्टेप्स हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमें फाइंड आउट करनी होगी परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम किसी भी एटम के मास को, किसी भी एलिमेंट में किसी एटम के मास को एटॉमिक मास पर डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। नेक्स्ट जो है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करते हैं। इस पर्पज़ के लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन को उस एटॉमिक मास से डिवाइड करना होगा, तो इसके नतीजे में नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, उसके बाद हमें एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना होगा। अगर तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर आती है तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं। अगर वो पॉइंट्स में आ रही है एटॉमिक रेशियो तो हम किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं और इसके बाद उसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग वो है अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस 0.5439 ग्राम ऑफ द कंपाउंड है gave 1.039 gram of CO2 and 0.6369 gram of H2O. Describe the empirical formula of the compound. तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया गया है वो 0.5439 ग्राम है, मास ऑफ CO2 दिया गया है और मास ऑफ वाटर दिया गया है।
तो हमें यहाँ पे उस कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज के लिए हमें जो यानी कि आप CO2 हमें CO2 का जो है मैस ग्राम में दिया गया है, जबकि अकेला C का यानी कि कार्बन का नहीं दिया गया। तो पहले हम मैस ऑफ CO2 को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसको डिवाइड करेंगे CO2 के मॉलिक्यूलर मास से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इनको सॉल्व करने के बाद जो कंपोजिशन आएगी वो 52.108। ठीक है, और इसी तरह हम हाइड्रोजन की फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो ऑक्सीजन जो है हमारे पास किसी भी रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए जो है वो प्रेजेंट होती है कंबस्चन एनालिसिस। हमें कंबस्चन एनालिसिस में ऑक्सीजन जो है लाजमी इन्वॉल्व होती है, यानी कि ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो कंपोजिशन आई है उनको सम अप करना है, फिर उसको 100 में से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। जो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी या परसेंटेज आएगी वो होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने हैं। इसके लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन को जो है एटॉमिक मास यानी कि इन एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास पे डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। हमने एटॉमिक रेशो के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम पे डिवाइड करना होगा। अब इस तरह करने के बाद हमें ये सिंपल एटॉमिक रेशो आ गई 261। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला लिख लेंगे, यानी कि कार्बन के 2 एटम इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोजन के 6 एंड ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो है A well-known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cm³ at standard temperature and pressure. Its mass come out to be 0.72 gram. What is the molar mass of this gas? ठीक है, हमें जो है इनका स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो है वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है इनका मैस एंड फिर हमने फाइंड आउट करना है मोलर मैस। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो हमें पता है 1 मोलर वॉल्यूम जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का वो होता है 22.414 DM³ और 22414 cm³, यानी सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको जो है हमें पता है 1 DM³ इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। ठीक है, यानी कि 22.414 DM³ इज इक्वल टू 1 मोल। अब 1 मोल का जो है मोलर वॉल्यूम इतना है, अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो वो होगा 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही देखें 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। एंड अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना हो तो यही जो होगा 22.414 जो होगा इधर आके 1 मोल के नीचे, यानी कि 1 मोल के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस एट STP इज इक्वल टू 1/22.414 मोल्स। ठीक है, अब जो है हमने कितने जो है वॉल्यूम का निकालना है 500 सेंटीमीटर क्यूब का। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आइडियल गैस एट STP इज इक्वल टू 1/22414 मल्टीप्लाइड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0223 मोल्स, यानी कि ये इसके मोल्स आ गए। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू होता है मैस ओवर मोलर मैस ऑफ गैस। ठीक है, जबकि हमने तो मोलर मैस निकालना है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी आ गया, मैस ऑफ गैस भी आ गया, तो इनको आपस में जो है एक्सचेंज करेंगे, यानी कि मोलर मैस इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल इधर आके मैस ऑफ गैस के नीचे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है,
अब मास ऑफ गैस हमारे पास ऊपर दिया गया है 0.72 ग्राम, ठीक है। 0.72 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.023 मोल्स, तो इसका आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी NH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस। वो कहता है कि NH3 इन दोनों सॉलिड्स को आपस में हीट करने से बनता है। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड यानी कि NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कंसनट्रेशन है वो 100 ग्राम है, 100 एंड ईच सॉलिड इज हीटेड देन हाउ मैनी ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस। तो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दी गई है। तो सोल्यूशन में हम देखें तो मास ऑफ NH4Cl एंड CaOH ट्वाइस दोनों का हमें 100 ग्राम दिया गया है। मोलर मास इनका है जी NH4Cl का है 53.5 ग्राम पर मोल है एंड CaOH ट्वाइस का है 74 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों को इनके यानी कि जो मास दिया गया है उनको इनके मोलर मास पर डिवाइड करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। NH4 के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 1.87 एंड CaOH ट्वाइस के आ रहे हैं 1.35। अब दोनों को जो है NH3 के नंबर ऑफ मोल से जो है कंपेयर करेंगे। पहले हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl विद दोज ऑफ NH3, ठीक है। NH4Cl एंड NH3, अब हमें पता है इक्वेशन में NH4Cl के 2 मोल यूज़ हो रहे हैं और NH3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यानी दोनों के इक्वल हैं, ठीक है। 1.87 एंड 1.87, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH विद CaOH ट्वाइस विद NH3। अब हमें पता है इक्वेशन में जो है CaOH ट्वाइस का 1 मोल यूज़ हो रहा है और NH3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यानी कि इसका 1 मोल यूज़ हो रहा है, इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 135 इसके मोल हमने पहले निकाले हैं, तो इसके 135 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं और यानी कि यूज़ हो रहे हैं, बल्कि यूज़ हो रहे हैं और जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 2.70 मोल्स ऑफ NH3, यानी कि ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसकी निस्बत जो है 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl के वो कम है, यानी कि NH4Cl जो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 आ गया, हमने इसका जो है मास फाइंड करना है। अब मास फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को जो है इनके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करने से NH3 का जो मास आया है वो 31.79 ग्राम, ये इसका आंसर है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत पसंद आया होगा। तो